देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आसाम की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा बहुमत दिलाएगी। इसका बेसिक कारण यह है कि 2014 के पहले जो आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति थी और आज की स्थिति है, इसमें काफी बदलाव हुआ है। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट को, आसाम को विशेष रूप से प्राधान्य देने का निर्णय हुआ और आज यही देखने के लिए मिल रहा है कि अच्छे रोड बने हैं। ब्रह्मपुत्रा पर करीब 11-12 पुल, ब्रिजेस आज नॉर्थ ईस्ट और आसाम में बने हैं जो पहले नहीं के बराबर थे और विशेष रूप से एयरपोर्ट बने हैं। इसमें वाटरवेज डेवलप हुआ है और रेलवे भी आज नॉर्थ ईस्ट और आसाम में जहां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहां पहुंची है। तो ये जो लोगों के मन का एक एस्पिरेशंस थे, सपने थे, वो पूरे हो रहे, ये लोगों ने देखा। इसलिए अब लोगों के मन में पॉजिटिविटी है, डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट है और इसलिए निश्चित रूप से आसाम की जनता पॉजिटिव वोट के साथ हमें चुनकर देगी, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, एक और चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, लेकिन कई मुद्दे यहाँ पे पॉलिटिकल है। SIR को लेकर यहाँ पे लोगों में काफी वो था और बोला कि जो जिस तरह से अटैक हो रहा है कि यहाँ के CM जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसका कांग्रेस बहुत विरोध करती है। जैसे मियाँ वाली बात की या फिर हिंदू मुसलमान वाली जो बात की, यहाँ बांग्लादेशियों का एक बड़ा मुद्दा है, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का। देखिए, हमारे संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तैयार किया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सभी लोग थे। ये संविधान में ये लिखा है कि जो देश में विशेष रूप से हिंदू है, सिख है और जैन है, बौद्ध है, वो जब आएंगे तो किसी विदेश से, किसी देश से अगर उनको निकलना पड़ता है तो वो जो आएंगे तो उनको निर्वासित कहा जाता है। तो निर्वासित जो लोग हैं उनके लिए तो हमारा कानून है, पर इसके साथ साथ जो एक देश के नागरिक हैं और गैर कानूनी तरीके से अगर हमारे देश में आते हैं तो पूरे विश्व में हर देश में इलीगली इस प्रकार से जो जाते हैं, विदेशी नागरिक घुसते हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होती है। इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। जो आसाम में यहाँ के मुस्लिम हैं उनके विरोध में थोड़ी हम हैं, पर आज केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हम बांग्लादेश से आए हुए जो है नागरिक वहां के, उनको यहाँ वोटिंग राइट दें, ये तो उचित नहीं हो सकता। तो इसलिए केवल हमारा कहना यही जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में हमने अपनी बात रखी है। कुछ पार्टियां इसको कम्युनलाइज कर रही है, इसको सांप्रदायिकता का कलर देकर वोट बैंक पॉलिटिक्स में ले जाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है नेशनल इंटरेस्ट की बातों को इस प्रकार से पॉलिटिकली यूज करना ये देश के हित में नहीं है। सर, वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है, उसको लेकर सरकार जो कदम उठा रही है, क्या लगता है आपको इलेक्शन पे उसका असर पड़ेगा? क्या लगता है लोगों को मुश्किलें तकलीफ करने में सरकार? देखो, सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। कहीं गैस की कमी नहीं है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है, कठिनाइयां है, समस्याएं है, फिर भी उसके बावजूद हमारी सरकार ने जो नीतियां अपनाई है उसके कारण आम आदमियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और लोगों को रोष नहीं है। पर इंटरनेशनल लेवल पर जब हम हमारी एनर्जी क्राइसिस में हम 86% इंपोर्ट करते हैं तो नेचुरली उसमें अड़चने तो है, क्योंकि हमारे देश की तो ताकत 14% है। पर अब हमने देश में इलेक्ट्रिक कार लाई है, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, इलेक्ट्रिक बसेस आई, हाइड्रोजन पे हम काम कर रहे हैं, इथेनॉल की गाड़ियां आई। अब 20% इथेनॉल जो किसान तैयार करता है वो पेट्रोल में जा रहा है। अब 100% इथेनॉल की गाड़ियां अब हमने लाई है। इतना ही नहीं तो अब राइस स्ट्रॉ से, परली से हमने 15 कंपनियां बिटुमिन बना रही है, क्योंकि हमको बिटुमिन लगता है, वो भी हम इम्पोर्ट करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उद्देश्य हमने सामने रखा है उसके लिए इम्पोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और ये जो पैसा बचेगा ये देश में इसके कारण रोजगार निर्माण होंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और देश तरक्की और विकास के लिए आगे बढ़ेगा। यही सोच है और उसी आधार पर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, आप तो वोटर ही रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत ज्यादा, आपने इलेक्ट्रिक की जैसे बात की, तो आपको लगता है कि अब जो ये क्राइसिस हुआ है इससे एक सबक होना चाहिए कि हमें जल्दी और रिसोर्सेज की तरफ मूव करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमें अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो 22 लाख करोड़ रुपए देश की इकोनॉमी से हमारी ये फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा होती है। आज हम सोलर पावर तैयार कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर पावर की निर्मित हो रही है और इसलिए अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेल में
40-40, 50% तक बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ यही आसाम में हमने इनिशिएटिव लिया, यहाँ बाम्बू बहुत है, बाम्बू एक ग्रास है, बाम्बू ट्री नहीं है, और उसको काटकर नुमालीगढ़ के हमने रिफाइनरी डाली है, वहां इथेनॉल बनता है, और वो इथेनॉल हम 20% पेट्रोल में डाल रहे हैं। अब हम इथेनॉल और सीएनजी के ऊपर ट्रैक्टर आ रहे हैं, और इतना ही नहीं तो ट्रक भी आएंगे। इसके साथ साथ कार आएगी, तो हमारा पेट्रोल डीजल का खर्चा कम होगा। अब इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनता है, आइसोब्यूटेनॉल जो है वो भी हम डीजल में डाल सकते हैं। तो एक प्रकार से ये जो रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन, हमारी नीति यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम ये 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट समाप्त करने का मिशन हमने सामने रखा है, और निश्चित रूप में हम इसमें कामयाब होंगे। और ये 22 लाख करोड़ ये जो है देश के गरीब किसानों के पास जाएगा। मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूं। हमने कॉर्न से, मक्के से इथेनॉल बनाने की शुरुआत की, तो यूपी और बिहार के किसानों को जो मक्के की प्राइस 1250 रुपए क्विंटल थी, एमएसपी 1850 रुपए क्विंटल थी, आज वो प्राइस उनको 2800, 2600, 2400 रुपए क्विंटल मिली। तो 45,000 करोड़ रुपए यूपी और बिहार के किसानों के जेब में गए। क्या इसमें देश का फायदा नहीं है? प्रदूषण भी कम हो रहा है, किसानों के पास भी पैसे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, ये आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमारी जो नीति है वो काफी बड़े प्रमाण पर यशस्वी होते जा रही है, और एक दिन निश्चित रूप से हम इसमें 100% कामयाब होंगे। नितिन जी, सिर्फ असम में नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी चुनाव हो रहे हैं, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। बंगाल में और तमिलनाडु में खासकर बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का बीजेपी बहुत उपयोग कर रही है और उनके साथ मिलके लिस्ट कर रही है, नकली वोट्स बना रहे हैं। तो काफी इल्जाम लगा रहे हैं जो अपोजिशन है। देखिए, ये गलत बात है। हम लोग लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा पर विश्वास रखते हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर लोकतंत्र, ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में हम सबका इसके ऊपर विश्वास है। ये सब आरोप गलत है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। सर, आप बंगाल भी जाएंगे अभी चुनाव के इसमें? हाँ, बंगाल भी जाना है, केरल भी जाना है। तो दीदी को आप किस तरह से देखते हैं एज अ ऑपोजिशन में? देखिए, हम लोग अपनी बात के ऊपर चुनाव जीतना चाहते हैं। हमने देश के भविष्य को बदला है, लोगों को रोजगार दिया है, हमने अच्छे रोड बनाए, अच्छे एयरपोर्ट बनाए, रेलवे पहुंचाई है, हम किसानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। हम अपने किए हुए पॉजिटिव काम पर जीतना चाहते हैं, वही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। दूसरे के प्रति निगेटिविटी फैलाकर उसके आधार पर जाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने इतना अच्छा काम किया है कि उसके कारण लोगों में हमारे प्रति विश्वास है, और इसीलिए लोग हमें पूरी तरह चुनाव में जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आखिरी सवाल की तरफ आ रहा हूं सर। अभी पार्लियामेंट सेशन आप भी थे पूरे में, डिसरप्शन काफी रही दोबारा से, इसको आप किस तरह देखते हैं? जिस तरह की भाषा प्रणाली का आजकल इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में हमारे में अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, पर मनभेद नहीं होनी चाहिए। आजकल जिस प्रकार की टीका टिप्पणी होती है और स्तर नीचे जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करके अच्छे माहौल में, जहां मतभिन्नता होगी, अपने विचारे रखें, टीका टिप्पणी करनी शालीनता के साथ, संयम के साथ, और लोकतंत्र में जो हमारे मूल्य है उसका पालन करके निश्चित रूप से अपनी बात कहे। और लोकतंत्र में सभागृह जो होता है वो सार्वभौम सभागृह, सार्वभौम होता है, उसकी प्रतिष्ठा, स्पीकर की प्रतिष्ठा, सम्मान रखकर अपनी बात रखनी चाहिए। और आज तक यही हमारा आदर्श रहा, आज तक यही हमारी परंपराएं रही, उसका पालन सबने किया, तो ये समस्या नहीं आएगी। तस्वीर बड़ी चर्चित रही, राहुल गांधी आपके रूम में आए, आपसे बात की, क्या मुद्दा क्या उठाया और आपने क्या बात की? देखिए, मैं जब बुधवार और गुरुवार मेरा क्वेश्चन आवर होता है, और क्वेश्चन आवर होने के बाद मेरे विभाग के सब अधिकारी भी आते हैं, और सब पार्टी के जितने सांसद हैं वो अपनी समस्या लेकर आते हैं, और मैं वहीं के वहीं हाँ या ना में जवाब देके बात करा के उसको विषय खत्म करता हूं। तो राहुल गांधी वहां ट्रांसपोर्ट की यूनियन का लोगों को लेकर शिष्टमंडल लेके आई थी। प्रियंका जी के उनके कुछ काम थे, मैंने कर दिए, धन्यवाद देने के लिए आई थी, और कुछ नए काम के बारे में उन्होंने मुझे निवेदन दिया। तो लोकतंत्र में सभी सांसदों के लिए मेरा दरवाजा खुला रहता है। आपने कर दिया उनका यस या नो? नहीं, जो होने वाला काम है मैं सबका करता हूं। देखो, मैं नेशनल हाईवे का मंत्री हूं, तो मैं 4 किलोमीटर रोड बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाऊं और दूसरे का बंद रखूं तो रोड ही नहीं बनेगा।
तो मैं ये इसमें राजनीति हम नहीं करते। हम लोगों को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये बात मोदी जी ने कही है और इसलिए सबको साथ लेकर जो होने लायक होता है काम मैं सबका करता हूं और जो गलत होता है वो बताता हूं कि ये नहीं हो सकता।